हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आ गया हूं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक मनी एंड बैंकिंग, जिसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अब सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मैं साथ के साथ चैप्टर की प्रिपरेशन वीडियो लेके चलूंगा। जैसे कि हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट आपके एक्सप्लेनेशन वीडियो में काफी स्मॉल कॉन्सेप्ट जो छूट गए थे, वो कॉन्सेप्ट आज आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन की सीरीज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं थे, लेकिन काफी स्मॉल थे। तो मैं नहीं चाहता था कि आप जो स्मॉल कॉन्सेप्ट है उन पर ज्यादा फोकस करें, चाहता था जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन पर फोकस करें, लेकिन स्मॉल कॉन्सेप्ट को हम प्रिपरेशन के साथ लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, मनी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी वीडियो पे डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है, ऐसा रिलेटिव आपका या कोई भी जानकार जो पढ़ाई करने में असमर्थ है या पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ है, तो आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी मदद हो सके पढ़ाई करने में। कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को उनके साथ शेयर करें ताकि वह पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ बन सके। अगर कोई आपके एक शेयर से जीवन में कुछ बन सकता है तो ये पुण्य का काम है और इस पुण्य से पीछे मत हटिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना, तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.शिक्षा पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलर लेते हैं, लेंगे येलो कलर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। बोला है ऐसा ट्रेड सिस्टम जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होते थे, उस सिस्टम को क्या कहते थे। द सिस्टम वेयर इन द ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज एक्सचेंज होते थे, ऐसे ट्रेड को कौन सा, ऐसे ट्रेड सिस्टम को क्या बोलते थे। बार्टर सिस्टम बोलते थे, मॉनेटरी सिस्टम बोलते थे, गुड सिस्टम बोलते थे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 25 सेकंड देता हूं, तो आज भी आपको कितने सेकंड मिलेंगे, पूरे 25 सेकंड। टाइमर सेट कर देते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट से। और स्क्रीन में आपके लिए ही छोड़ता हूं ताकि आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है, जो हमारी इस टाइम हम करेंसी यूज कर रहे हैं, इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। हमारे पास मीडियम एक्सचेंज नहीं था करेंसी, तो उस टाइम हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, सर्विसेज के बदले सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं था बीच में एक्सचेंज का, जो कि आज के टाइम पे मनी है, ऐसा पहले नहीं था। नेक्स्ट देखो, अमन a vegetable seller exchanged 4 apples with Rahul, a cloth dealer for 1 मीटर of cloth. This is an example of, बोल रहा है कि अमन एक वेजिटेबल सेलर है जिसने क्या किया, 4 एप्पल को एक्सचेंज किया, किसके साथ, राहुल के साथ, जो कि क्या एक क्लोथ डीलर है। उसने 1 मीटर कपड़े के बदले में 4 एप्पल दिए, 1 मीटर कपड़ा और उसके बदले में 4 एप्पल। तो क्या है, ये क्या है, गुड, और ये भी क्या है, गुड है ना, गुड्स हैं दोनों। तो गुड्स के बदले में गुड्स, तो बताना है कि ये कैसा एग्जाम्पल है। बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है, मोनेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है, गुड सिस्टम का एग्जाम्पल है, या बोल रहा है इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड, बताइए आंसर।
देखिए इसका राइट आंसर है, अभी ही मैंने आपको बताया कि गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस जो सिस्टम देता है वो कौन सा सिस्टम है, बार्टर सिस्टम। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका बार्टर सिस्टम का, क्योंकि इसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बोल रहा है जो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व कर दिया। पहला बोल रहा है गुड्स ने सॉल्व किया, बैंक ने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया, ये बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। की प्रॉब्लम होती थी ना कि हम अगर जो गुड्स बेचना चाहते हैं और सामने वाला वही गुड्स खरीदना चाहता हो, और हमें जो गुड्स चाहिए सामने वाला वो गुड्स सेल करना चाहता हो, ऐसे डबल कॉन्सिडेंट की हमें जरूरत होती थी। इसका एग्जांपल समझना चाहो कि मैं गेहूं बेचना चाहता हूं और बदले में मुझे चावल चाहिए, तो सामने वाला चावल बेचना चाहता है और बदले में उसको गेहूं चाहिए हो, तब जाके कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस की जो प्रॉब्लम थी वो किसने सॉल्व कर दी, ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से, बताओ। तो देखो ये जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व किसने करी, ये कर दी मनी ने। और कैसे, कि अगर जो बंदा गेहूं बेचना चाहता है, ठीक है, और उसको चावल चाहिए, तो क्या करेगा, गेहूं बेचेगा किसी इंसान को, उससे पैसे लेगा, और फिर ऐसे इंसान के पास चला जाएगा जो चावल बेचता हो, उसको बदले में पैसे दे देगा। तो बीच में जो मीडियम एक्सचेंज का वो क्या बन गया, मनी। ठीक है, तो मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसकी, डबल कोइंसिडेंस की। नेक्स्ट देखो, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन। हाँ देखो 3 4, तो इसका राइट आंसर क्या है आपको भी पता है। ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रिफर्स टू द डैश फुलफिलमेंट ऑफ डैश वांट ऑफ द बायर एंड सेलर। बोला जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी उसमें वांट्स रिफर टू, जो वांट्स है वो किससे रिफर करती है, डैश फुलफिलमेंट ऑफ डैश वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर की फुलफिलमेंट और वांट्स को जो फिल करती है वो क्या है ये बताना है। साइमल्टेनियसली और म्यूचुअली फिल करती है, या सीक्वेंशियली म्यूचुअली, या फिर म्यूचुअली साइमल्टेनियसली, या फिर म्यूचुअल और सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा सही आएगा इनमें फिलअप में। तो आपको इसके लिए मिलेंगे कितने, पूरे 25 सेकेंड। देखो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर अगर देखें हम तो ये आएगा आपका साइमल्टेनियस एंड म्यूचुअल। डबल कोइंसिडेंस ऑफ अ बॉन्ड्स रिफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स। उनकी आपस की म्यूचुअल बॉन्ड्स को साइमल्टेनियसली, एक ने एक चीज दी दूसरे ने उससे एक चीज एक्सचेंज कर ली, ऐसे फुलफिल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a owns a camel that he wants to trade for a goat। बोला एक बंदे के पास कैमल है और वो उसको बेचना चाहता है किसके बदले में, गॉट के बदले में। हाउएवर देयर आर नो सेलर ऑफ गॉट इन द मार्केट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब क्या बोल रहा है, वो अपना कैमल बेचना चाहता है, बदले में गॉट चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी गॉट सेलर नहीं है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, बोल रहा है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का एग्जांपल है, एग्जिस्टेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस का बॉन्ड्स, या फिर साइमल्टेनियस कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, या फिर सीक्वेंशियल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे याद रखना कि वो अपना कैमल सेल करना चाहता है और बदले में उसको गॉट चाहिए, लेकिन उसको गॉट नहीं मिल रही है, गॉट बेचने वाला नहीं मिल रहा है। तो क्या ऑप्शन सही होगा,
देखिए करेक्ट आंसर है इसका लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, क्योंकि वो बेचना चाहता है ऊंट, खरीदना चाहता है गॉट, लेकिन सामने गॉट वाला नहीं मिल रहा है, तो कॉन्सिडेंस नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लैक है, डबल कॉन्सिडेंस का लैक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से मनी का फंक्शन कौन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, देखो वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, ये टाइपराइटर नहीं सुधरेगा, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका जवाब देना है कितने सेकंड में, आपको जवाब देना है इसका 25 सेकंड में। देखिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जितने भी गिवन है, चाहे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे स्टोर वैल्यू हो, चाहे मेजर ऑफ वैल्यू हो, ये सारे फंक्शन मनी के हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में फंक्शन ऑफ मनी पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए, मनी एंड बैंकिंग के एक्सप्लेनेशन वीडियो गिवन है वहां पर, उसको पहले देखिए और फिर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। Which of the following is the thing that is generally accepted by everyone as a medium of exchange? बोल रहा है ऐसी कौन सी चीज है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी, गुड्स, सर्विस या नन ऑफ द अबव, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। देखो जनरली जो चीज एक्सेप्टेड कर ली जाती है किसी भी चीज के बदले में, वो क्या है, पैसे। आपकी कोई भी चीज चाहते हैं अगर, तो आपको बदले में क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मनी comprises of which of the following which assist in conducting business transaction contains, बताओ। बोला है कि मनी कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मनी इनमें से किस चीज को कंप्राइज करती है, जो असिस्ट करती है किसको, कंडक्टिंग बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करती है, इसमें से कौन सा कंटेन करती है वो, कॉइन्स को, करेंसी नोट्स को, चेक को, या बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए जो यूज होता है इनमें से क्या है, बताओ। और आप ये वीडियोस कौन से स्टेट से देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें पता लगेगा जब कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट आंसर देखिए इसका, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन में कॉइन्स भी यूज होते हैं, करेंसी नोट भी होते हैं, चेक भी होते हैं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। मनी सप्लाई इज विच डैश कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताओ। ये लो टाइमर, फटाफट से आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर, जो मनी कॉन्सेप्ट है ना, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक टाइम पर आपकी इकोनॉमी में कितना मनी है ये हम चेक कर सकते हैं, तो यानी कि एक टाइम पर इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, रुका हुआ कितना पैसा है, तो उसको बोलेंगे हम आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सप्लाई ऑफ मनी इज, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, या नन ऑफ द अबव,
वहां पे पूछा था मनी कैसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पूछ रहा है सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इसका आंसर देना है। देखो इसका राइट आंसर, मनी कॉन्सेप्ट बोलो या सप्लाई ऑफ मनी बोलो, मतलब एक ही है कि इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है। तो मनी कॉन्सेप्ट या सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। विच फंक्शन ऑफ मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट्स। बोला मनी के कौन से फंक्शन ने प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना डबल कोइंसिडेंस के, उसको रिमूव कर दिया। मेजर ऑफ वैल्यू ने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने, स्टोर वैल्यू ने, या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ, ये लो टाइमर, फटाफट बताओ आंसर। देखो, जो डबल कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करा आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने, क्योंकि अब हमें सामने ये नहीं ढूंढना पड़ रहा सामने जाके, जब से मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी बनाए कि जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं वही वो खरीदना चाहते हो। अब हम जो चीज़ बेचना चाहते हैं उसके बदले हम पैसा ले लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी जैसे ही एक्सचेंज सिस्टम बना, तब से आपकी डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। In the present world, the act of purchase of goods and sale of goods have been separated due to the existence of money. This has been facilitated by which of the following? बोला आज के टाइम में, आज के वर्ल्ड में परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स जो है सेपरेट हो गया है। पहले क्या होता था, एक चीज एक बंदा परचेज कर रहा था उसी टाइम पे वो सेल भी कर रहा होता था, क्योंकि जो चीज चाहिए उसे उसके बदले में उसमें कोई और गुड्स दे रहा था। लेकिन ये जो फैसिलिटी आई है परचेज और सेल की, जो सेपरेट हो गई है, ये इनमें से किसके अंदर फैसिलिटेड है? मेजर ऑफ वैल्यू से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से, स्टोर वैल्यू से, या नंबर नन ऑफ दी अबव। देखो, क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए यहां एक एक तरीके के क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। देखिए राइट आंसर, कि सेल और परचेस को अलग करने वाला सिस्टम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब वही बंदा जिसको सेल करना जरूरी नहीं उसी टाइम पे परचेज करे, क्योंकि वो सेल करके पैसे ले लेगा, जब उसको मन करेगा तब जाके करेगा परचेज, और ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। विच फंक्शन कंसीडर द वैल्यू ऑफ मनी इन वन यूनिट। बोला इसमें से कौन सा फंक्शन है जो वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ द मनी इन वन यूनिट, एक यूनिट में कंसीडर कर रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहा है, मेजर ऑफ वैल्यू कर रहा है, स्टोर वैल्यू कर रहा है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। बताओ, यानी कि मनी के आने से एक यूनिट पता लग गई है मेजर करने की, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है वो इनमें से? विच फंक्शन कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ मनी इन अ वन यूनिट। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो मनी की एक यूनिट वैल्यू को डिफाइन करता है? तो देखिए, जैसा कि यहाँ साफ क्वेश्चन में लिखा है, मेजर, मेजर जो चीज को मेजर किया जा सकता है उसको यूनिट में, एक ही यूनिट में ही मेजर करेंगे ना जब किसी चीज को मेजर करेंगे। तो मेजर ऑफ वैल्यू जो मनी का फंक्शन है, जो चीजों को एक यूनिट में डिफाइन कर देता है। विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट। बोला ऐसा कौन सा फंक्शन है इनमें से जो पेमेंट को फ्यूचर में डिले कर देता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बताओ।
बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्यूचर पेमेंट्स को एडवांस ना देके फ्यूचर में ट्रांसफर कर देता है, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देता है, इसमें से कौन सा फंक्शन है वो? देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, डिफर्ड पेमेंट को ही हम बोलते हैं फ्यूचर में जो पेमेंट करते हैं वो। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जो कि पेमेंट्स को फ्यूचर में डिले कर देता ताकि एक ही साथ पैसा पे कर दिया जाए। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन denomination to express the exchange ratio of goods. This has been facilitated by which of the following function of money? मनी के हर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आपके मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चंस करके भी क्लियर हो जाएगा। बोला कि मनी का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, डिनोमिनेशन टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स, एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स को डिफाइन कर देता है। कौन सा फंक्शन है वो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड मेजर? बताओ। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी? देखो राइट आंसर, राइट आंसर है आपका स्टैंडर्ड मेजर, क्योंकि मेजर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है जिससे हमें गुड्स के रेशियो पता लग जाता है कि एक्सचेंज कितना, कितने मनी के एक्सचेंज में कितने गुड्स को ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई? इनमें से कौन मनी सप्लाई का मेजर नहीं है? नहीं है, याद रखना, इसका मतलब तीन है एक नहीं है। और आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपके बोर्ड के लिए नहीं, सीयूईटी के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में भी कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी एंड बैंकिंग, ये पूछा ही जाता है। ये वाला क्वेश्चंस आपके सिलेबस में बाहर है 12th से, लेकिन ये सीयूईटी में पूछा जा सकता है। देखो राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये एक क्या है, नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई का मेजरमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट आर ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई? इनमें से कौन सा एस्पेक्ट सही है मनी सप्लाई के टर्म में? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, सच मनी इज हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द मनी इज हेल्ड इन एन इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सी डेफिनेशन या स्टेटमेंट सही है? सही पूछा, नॉट नहीं बोला है, इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो पहला क्या था, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, हाँ पब्लिक के पास जो पैसा रुका हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। सच मनी इज हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, वही है क्योंकि इसकी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई। द मनी इज हेल्ड इन इकोनॉमी, और पैसा कहाँ होता है, इकोनॉमी में ही होता है। ये सारी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई? अब बताने इनमें से कौन सा नहीं है फीचर किसका, मनी सप्लाई का, कौन सा नहीं है, याद रखना, इसका मतलब इनमें से तीन तो होंगे और एक नहीं होगा। पहला बोला इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय बैंक, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, और ऑल ऑफ द अबव। बताओ।
देखो इसका राइट आंसर कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, सही बात है। बैंक ने जो पैसा होल्ड कर रखा है वो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता, ये उसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ अ मनी सप्लाई, इनमें से कौन सा मोस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई का, बताओ। ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं सीयूईटी के एग्जाम के अंदर। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि M1 मनी सप्लाई का ऐसा मेजरमेंट है जिसके अंदर जो मनी इकोनॉमी के अंदर होता है वो, और डिमांड डिपॉजिट में जो इंक्लूड होता है वो होता है। और डिमांड डिपॉजिट को कभी भी पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, और इकोनॉमी में जो पैसा है वो तो लिक्विड फॉर्म में है ही है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में जो मनी होता है वो कौन सा होता है, M1। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन कमर्शियल बैंक नहीं है, पहला बोलो नहीं है, याद रखना, इसका मतलब तीन होंगे और एक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई बैंक, या फिर कैनरा बैंक, इनमें से कौन कमर्शियल बैंक नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ बताओ फटाफट से। देखो आरबीआई हमारा कमर्शियल बैंक नहीं है, कैसा बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है। बाकी के सारे हमारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, नॉट बोला, याद रखना, इनमें से कौन प्राइमरी फंक्शन नहीं है, किसका, वो भी कमर्शियल बैंक का। पहला बोल रहा है एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन, तीसरा बोल रहा है ए और बी दोनों, और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। देखो राइट आंसर, पहला बोल रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये कमर्शियल बैंक का काम है भाई। एडवांसिंग लोन, ये भी काम है कमर्शियल बैंक का। 80 में बोल रहा है ए और बी, तो मैंने बता ही दिया। तीसरा बोल रहा है नन ऑफ दी अबव, तो इस जो ऑप्शन डी है ना ये सही है, क्योंकि इनमें जितने भी ऑप्शन गिवन है वो तो फंक्शन ही है कमर्शियल बैंक का, और इसने पूछा है जो नहीं है, यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं जो फंक्शन नहीं हो। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड, बोला है दो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, स्प्रेड कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव, बताओ। देख लो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार आपके सीयूटी के एग्जाम में। मैं सिर्फ बोर्ड के नहीं, सीयूटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ आपके, ताकि आपको आगे हेल्प मिले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है आपका स्प्रेड। जब दो इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्प्रेड। द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय द बैंक विच कैन नॉट बी गिवन एज लोन्स इज कॉल्ड, बोला ऐसा फ्रैक्शन डिपॉजिट का जो बैंक क्या करती है अपने पास रखती है, और जिसको लोन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैचुरी लिक्विड रेशियो, या फिर एलआर लिक्विड रिजर्व रेशियो, या फिर नन ऑफ दी अबव, बताओ इनमें से कौन सा है जो यूज नहीं कर सकते लोन के फॉर्म में।
देखो इसका राइट आंसर है, जो पैसा लोन्स के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता वो होता है आपका लिक्विड रिजर्व रेशियो। इसको बैंक अपने पास रखती है, इसको लोन के लिए देने के लिए यूज नहीं करती। मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज, मनी मल्टीप्लायर किस नाम से जाना जाता है? पहला बोल रहा क्रेडिट मल्टीप्लायर के नाम से, दूसरा बोल रहा है डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से, तीसरा बोल रहा है बोथ, और चौथे में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर। फटाफट से आंसर दीजिए। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, तो दोनों ही नाम सही हैं। नेक्स्ट देखो, इफ एल आर आर इज सॉरी इफ एल आर आर इज 20%, यानी कि लिक्विड रिजर्व रेशियो इज 20%, व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? 2 होगा, 10 होगा, 5 होगा या 4 होगा? 2 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा? बताओ आप। ये लो टाइमर। देखो राइट आंसर, जो राइट आंसर होगा वो आपका, देखो ये क्या है, लिक्विड रिजर्व रेशियो क्या है? 20%। इसको मैं सॉल्व करूँ, 20/100 काटा तो कितना आएगा? 1/5। तो ये जो होता है आपका, ये मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। ये रहा आपका मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वाई डू बैंक्स ओनली कीप अ फ्रैक्शन? ये जो मैंने आपको बताया ना, ये शॉर्टकट है निकालने का, ठीक है। वाई डू बैंक्स ओनली कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स? बोला है जो बैंक हैं वो जो डिपॉजिट होते हैं उनमें से कुछ पैसा अपने पास क्यों रखते हैं? पहला ऑप्शन बोला ऑल डिपॉजिटर डू नॉट विड्रॉ एट द सेम टाइम, बोला कि सारे डिपॉजिटर एक टाइम पे पैसा निकालने नहीं आएंगे इसलिए थोड़ा ही पैसा रखते हैं अपने पास। देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन इकोनॉमी, या फिर फ्लो जो है इकोनॉमी के अंदर मनी का वो एक कांस्टेंट है। तीसरा बोला दोनों ऑप्शन सही है और भी, और चौथे में बोला कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताओ फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए में जो बोल रहा है कि एक साथ कभी भी सारे विड्रॉल नहीं आएंगे, ये भी बात सही है। और बोल रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक जो मनी का सप्लाई एक एक कांस्टेंट परसेंटेज होता है, वो सप्लाई होता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉमर्शियल बैंक्स वर्क फॉर द पर्पस ऑफ, कमर्शियल बैंक किस पर्पस से काम करते हैं? वेलफेयर के लिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए, या ए और बी दोनों ऑप्शन, या डी बोल रहा है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताओ कमर्शियल बैंक किस पर्पस से काम करते हैं? देखो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। कमर्शियल बैंक जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे डिपॉजिट के पैसे दूसरों को लोन देते हैं, उस पैसे इंटरेस्ट कमाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक? इनमें से कौन बैंक नहीं है? पीएनबी, एसबीआई, एलआईसी और नन ऑफ दी अबव। बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है।
बताओ आंसर। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और डी नन ऑफ दी अबव। 29। बताओ आंसर, इनमें से कौन बैंक नहीं है? देखो, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें बैंक नहीं आ रहा ना, यही वैसे भी ये बैंक नहीं, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। एल आई सी एंड यू टी आई आर नॉट बैंक, बिकॉज बोला एल आई सी और यू टी आई क्या नहीं है, बैंक नहीं है। क्यों नहीं है बैंक? दे डू नॉट एडवांसेस लोन, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे नीदर एक्सेप्ट डिपॉजिट नॉर एडवांस लोन, और नन ऑफ दी अबव। बताओ राइट आंसर। सॉरी। देखो राइट आंसर, एल आई सी और यूटीआई ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ना ही लोन देते हैं, इसलिए बैंक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? पहला बोल रहा है एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा बोल रहा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा बोल रहा है बैंक ऑफ इशू, और चौथा बोल रहा है सुपरविजन। तो कौन सा फंक्शन नहीं है किसका? सेंट्रल बैंक का। इसका मतलब बाकी तीन फंक्शन तो होंगे, एक नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप लोग एक्टिव नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ाई करेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा एफर्ट आप भी डाल सकते हैं। थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने की हैबिट छूट जाएगी। पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। देखिए, इसका फाइनल आंसर है आपका एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो सेंट्रल बैंक है ना, वो डिपॉजिट नहीं लेता। वो कस्टोडियन ऑफिसर भी है फॉरेन एक्सचेंज का, वो बैंक ऑफ इशू भी है, नोट इशू करता है, और सुपरविजन यानी कि बाकी कमर्शियल बैंकों पे नज़र भी रखता है, लेकिन वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? बैंकिंग सिस्टम इंडिया का जो इतना बड़ा है, उसमें अपेक्स बॉडी कौन है, यानी उसके सेंट्रल हेड पे कौन है? एसबीआई है, प्राइवेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या फिर नन ऑफ दी अबव? कौन है अपेक्स बॉडी इसकी? हेड पे कौन है? बताओ। यानी सब बैंकों को निगरानी रखने वाले, कंट्रोल करने वाले कौन है? ऐसी कौन सी बॉडी है? एसबीआई है वो बॉडी, प्राइवेट है वो, सेंट्रल बैंक है। देखो, बॉडी का मतलब इंसान की बॉडी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। देखो राइट आंसर है कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसका हेड जो है वो है सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द सेंट्रल बैंक डू? सेंट्रल बैंक क्या करता है भाई, ये बताना है। पहला बोल रहा है रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम चलाता है। ऑपरेट्स द मॉनेटरी सिस्टम, बोला मॉनेटरी सिस्टम को ऑपरेट करता है। कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और चौथा बोल रहा है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। देखो राइट आंसर, देखो रिजर्व बैंक रेगुलेट तो करता ही है भाई सारे बैंकों को, ऑपरेट भी करता है मॉनेटरी सिस्टम को, और कंट्रोल भी करता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन
सेंट्रल बैंक है इंडिया का? आरबीआई है, एलआईसी है, एसबीआई है या फिर यूटीआई है? बताओ आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोग स्मॉल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और मार्क्स रह जाते हैं। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर तब आपको इंडिया का सेंट्रल बैंक, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक और यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है बताया था। देखो राइट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए? देखा, अभी बोला था ना मैंने। अब बताओ यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, यूनियन बैंक है या फेडरल रिजर्व सिस्टम है? मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस में भी हैं। फटाफट से आंसर बताओ। देखो राइट आंसर है आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो यूएसए का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक, यूएसए के सेंट्रल बैंक में लास्ट में बैंक नहीं आता, इसमें सिस्टम आता लिखा। विच फंक्शन ऑफ आरबीआई लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन? बोला आरबीआई का कौन सा फंक्शन है जो यूनिफॉर्मिटी लाता है किनमें? सर्कुलेशन ऑफ नोट। बोल रहा है बैंक इशू, बैंक ऑफ इशूज, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या फिर बैंकर्स बैंक। ये फंक्शन है सारे किसके? आरबीआई के। लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है इनमें से जो क्या लाता है? यूनिफॉर्मिटी लाता है किसमें? नोट सर्कुलेशन। बताओ। फंक्शन तो सारे ही हैं, लेकिन नोट सर्कुलेशन वाला फंक्शन कौन से फंक्शन से रेफर है? बताओ। देखो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ इश्यूज। बैंक ऑफ इश्यूज है जो आपके यूनिफॉर्मिटी लाता है नोट सर्कुलेशन में। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। बोला आरबीआई के पास एक सोल अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई है जो करेंसी नोट इशू कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज हाईलाइटेड हेयर? तो एक कौन सा फंक्शन है नोट इशू, करेंसी इशू करने का जो काम है वो सिर्फ आरबीआई का है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हाईलाइट किया जा रहा है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक या फिर कंट्रोलर्स ऑफ क्रेडिट। ये फंक्शन चारों हैं आरबीआई के, लेकिन ये जो काम है इशू ऑफ करेंसी ये कौन से फंक्शन के अंडर आता है? बताओ। देखो राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू, नोट इशू करने का जो वर्क है उस फंक्शन को बोला जाता है बैंक ऑफ इशू। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ बैंक ऑफ इशूज? बोला इसमें से कौन सा एडवांटेज है किसका? बैंक ऑफ इशूज यानी कि नोट इशू करने का। ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, ensures public faith in currency system, stabilization in external and internal value of currency, या all of the above। एडवांटेज बताना है हमें कि बैंक क्या, बैंक ऑफ इशू का जो फंक्शन है उसका एडवांटेज क्या है इनमें से एक। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर
आस्क माय क्वेश्चन कॉलम अंदर के अंदर जाइए और आपके डाउट पूछिए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही तीनों ही एडवांटेज है किसके, फंक्शन ऑफ बैंक ऑफ इशू। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज, सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करता है, एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, एक बैंकर की तरह एक्ट करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह एक्ट करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ फटाफट से। देखो राइट आंसर, सेंट्रल बैंक जो है भाई एजेंट भी है, गवर्नमेंट का एजेंट है, बैंकर भी है, गवर्नमेंट का बैंक है, और कमर्शियल बैंकों का भी बैंक है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है कमर्शियल बैंकों का और गवर्नमेंट का। इसका मतलब सारे ही ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बाय कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज सेंट्रल बैंक एक्ट एज, बोला सारी बैंकिंग एक्टिविटी को कैरी करने के बाद बताओ कि सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बैंकर्स टू द प्राइवेट कंपनीज, या फिर नन ऑफ द अबव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा आसान सा है, फटाफट से आंसर दो इसका। और पढ़ लिया करो, टाइम वेस्ट मत करो। जैसे जानवर फालतू घूम के टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना, तो आप लोग जानवर नहीं हो, इंसान हो। पढ़ लो, अपना समय का उपयोग करो। अगर आज अपने आपके समय का आपने उपयोग कर लिया तो जीवन में कल पछताना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, आंसर जो है इसका आंसर है कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है वो, ठीक है। बाय मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेप्ट सेंट्रल बैंक एक्ट एज, अगर पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक तो वो कैसे एक्ट करेगा, अ बैंकर की एजेंट, अ फाइनेंशियल एडवाइजर, या नन ऑफ द अबव। याद रखना क्या करना है, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करना है। यहाँ पे पब्लिक डेप्ट का मतलब है गवर्नमेंट का डेप्ट। गवर्नमेंट के डेप्ट को मैनेज अगर करता है तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा। सॉरी, राइट आंसर है, अगर गवर्नमेंट के डेप्ट को मैनेज करता है तो वो बैंकर कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है ना वो। आरबीआई या सेंट्रल बैंक बोलो, वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। बाय एडवाइजिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक एक्ट एज, देखा गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है सेंट्रल बैंक, इसलिए वो क्या है, बैंकर है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये बोल रहा है कि बाय एडवाइजिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है कौन, सेंट्रल बैंक। तो वो कैसे एक्ट करेगा, अ बैंकर, अ एजेंट, अ फाइनेंस एडवाइजर, या नन ऑफ द अबव। बताओ। एक ही तरह के क्वेश्चन भी आपको लगेगा रिपीट से हो रहे हैं, वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, तो आपको आपको पता लगेगा कि ये अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो इसका मतलब कैसे काम करेगा, आप फाइनेंशियल एडवाइजर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। इनमें से दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड सर्कुलेटेड एट एनी पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। दो डेफिनेशन बता रहा है
किसकी, मनी की बता रहा और दूसरी मनी सप्लाई की। तब आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। बताओ। मैंने आपको मनी सप्लाई की डेफिनेशन समझा रखी है और मनी की भी समझा रखी है। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मनी सप्लाई की स्टेटमेंट सही नहीं है। मनी सप्लाई के अंदर आपका क्या होता है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है मनी, वो डिमांड डिपॉजिट होता है, और इसमें तो कुछ और ही बता रहा है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बता रहा है। नेक्स्ट देखो, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक। बोला करेंसी के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है डिपॉजिट ऑफ फॉरेन, फॉरेन बैंक की जो डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड होता है। दूसरा बोला डिमांड डिपॉजिट इज पेबल ऑन डिमांड बाय बैंक। बोला डिमांड डिपॉजिट पेबल होते हैं जब बैंक डिमांड करता है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो उसका राइट आंसर क्या पूछा था, करेंसी इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो गलत है। डिमांड डिपॉजिट इज पेबल ऑन डिमांड बाय बैंक। बोला डिमांड डिपॉजिट पेबल होते हैं कब, जब डिमांड बाय बैंक। तो बोल रहा ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए। पहले स्टेटमेंट, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म ओनली वन फंक्शन टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। बोला बैंक एक ही काम करता है, या तो लोन प्रोवाइड कराता है या ग्रांट करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर। और बैंक जो है कैसा होता है, नेचर में कमर्शियल होता है। बताओ राइट ऑप्शन। देखो राइट आंसर, ये बोला बैंक का काम सिर्फ लोन देना होता है, नहीं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी होता है। और बैंक सिर्फ कमर्शियल नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, और भी तरीके के बैंक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, इन एशियन टाइम पीपल डिडेंट यूज मनी फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए पहले लोग पैसे, मनी को यूज नहीं करते थे। और स्टेटमेंट टू बोला, बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। और बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। बहुत आसान क्वेश्चन, वाकई में आसान है अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के आए पहले तो। देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले स्टेटमेंट बोल रहा है, लॉस ऑफ वैल्यू वाज द मेजर डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। बोला किसी भी चीज की वैल्यू का हमें पता नहीं लगता था, लॉस ऑफ वैल्यू था, ये एक डीमेरिट है बार्टर सिस्टम का। दूसरा बोल रहा है, देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज इन बार्टर सिस्टम। और स्टोर नहीं करके रख सकते थे क्योंकि बार्टर सिस्टम में चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, तो इसलिए चीज़ों को स्टोर करना में प्रॉब्लम होती थी, जगह नहीं होती थी वेयर हाउसिंग की। लेकिन जब से पैसा आया तब उसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो दो स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। जो लिखी हुई है वो मैंने आपको समझा दी स्टेटमेंट, लेकिन अब आपको आइडिया हो गया होगा, आंसर समझ में आ ही गया होगा।
देखो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज इंक्रीज ट्रेमेंडेशनली, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेटमेंट। बोल रहा है कि सेल और परचेज जो है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ गई है एकदम से। ठीक है, किस वजह से बढ़ी है? इंक्रीजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, या फिर यूजफुलनेस ऑफ बैंक, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या रीजन है आपका, क्या बढ़ने का? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का जो रीज़न है वो है आपका ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और अगर आपको ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं पता तो आप हमारी इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको सेपरेट वीडियो पढ़ा रखी है लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक इन द इकोनॉमी, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। बोल रहा है ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक ऑफ इकोनॉमी, जो स्टेटमेंट लिखी है इसका रीजन क्या है स्टेटमेंट का? इनमें से एक रीजन होगा। पहला बोल रहा है इट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, दूसरा बोल रहा है इट रेगुलेट्स द अदर बैंक, तीसरा बोल रहा है सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, चौथा बोल रहा है कि ये सारे ही रीजन है। आप बताओ करेक्ट, कि सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी है तो क्यों है? भाई कुछ तो होगा ना उसमें, इसको अपेक्स बॉडी बना दिया यानी हेड पे बिठा दिया बिल्कुल। बताओ फटाफट से आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये सारे ही रीजन है इसके अपेक्स बॉडी होने के सेंट्रल बैंक के। फंक्शंस ऑफ मनी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, मनी के जो फंक्शन है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? पहला बोला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, दूसरा बोला प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में, तीसरा बोल रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल फंक्शन में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ क्लियर समझाया गया है, कैटेगरीज बताई है मनी के फंक्शंस की। नहीं पता तो वहां जाके पहले वो वीडियो देखो। अगर आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं फिर ये देखते हैं ना, तो आपके क्वेश्चन चुटकी में निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर। देखो मनी के फंक्शन को प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट बताना है, क्या था? पहला बोला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, दूसरा डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा बोला ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर। बार्टर सिस्टम का कमी क्या थी, डिफेक्ट क्या था? देखो राइट आंसर, बार्टर सिस्टम के ना ये सारी ही प्रॉब्लम थी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी? इनमें से कौन क्रेडिट मनी है ये बताना है आपको। ठीक है, पहला बोल रहा है चेक एंड ड्राफ्ट, दूसरा बोल रहा है प्रोमिसरी नोट, तीसरा बोल रहा है एक्सचेंज नोट, तीसरा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट बताओ 25 सेकंड के अंदर आप आंसर। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट
था इसलिए नहीं बताया भाई। यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो में नहीं हुआ था, अब यहाँ हो जाएगा कि क्रेडिट मनी होता क्या है। देखो राइट आंसर, जो क्रेडिट मनी होती है वो चेक मनी और ड्राफ्ट मनी को भी कहते हैं, प्रोमिसरी नोट को भी कहते हैं और एक्सचेंज नोट को भी कहते हैं। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारी की सारी क्या है, क्रेडिट मनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी, यानी कि इनमें से कौन मनी के बिल्कुल पास है, यानी कि मनी जैसा ही है, बताओ। बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, सिक्योरिटीज है, या ऑल ऑफ दीज, बताओ। देखो ये सारे ही मनी के एकदम नहीं है ना। बॉन्ड्स को सेल करके मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी जब मेच्योर होगी मनी में कन्वर्ट होगी, सिक्योरिटीज को सेल करके मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी, इनमें से कौन क्या है, फीचर है किसका, मनी का। बोला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, होमोजीनियस यूनिट, लिक्विड एसेट, या ऑल ऑफ द अबव, बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन अलग अलग तरीके के आ गए हैं, क्वेश्चन तो आप पहले ही पढ़ चुके हो फीचर ऑफ मनी, अब ऑप्शन में भी डिफरेंस आ रहा है, ये देखो। देखो राइट आंसर, जो मनी के फीचर है भाई उसको एक्सेप्ट किया जाता है, होमोजेनियस यूनिट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 100 के नोट की वैल्यू कुछ और है, 1000 के नोट की वैल्यू कुछ और है, एक यूनिट है तभी कंफर्म है वो 100 का नोट है, 1000 का नोट है, और 100 रुपये की एक ये चीज़ है, ये 1000 रुपये एक चीज़ है, एक यूनिट कंफर्म है, और लिक्विड एसेट है भाई वो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दीज। इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, बोल रहा है कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिड्यूस करता है कैश रिजर्व रेशियो को, ठीक है, या इंक्रीज करता है कैश रिजर्व रेशियो को, या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, या फिर इंक्रीज करता है बैंक रेट को, बताओ क्या। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ओपन मार्केट वाला टॉपिक पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, तब बताया गया था गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है। फटाफट से बताओ आंसर। देखो इसका राइट आंसर है, रिड्यूस कर जाता है सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को। और रिड्यूस क्यों करता है, इसका जानने के लिए आपको इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाकर मनी इन बैंकिंग की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखो, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज, बोला है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट किसके लिए, लैंडिंग लोन देने के लिए, उनको उनको क्या कहा जाता है, नोन एज कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक, बताओ। ये डिपॉजिट लेते हैं और इस डिपॉजिट को यूज करते हैं लोन देने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, बताओ। देखो इसका राइट आंसर है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को यूज करना लोन देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, इनमें से कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है ये बताना है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, पहला बोल रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा बोल रहा है क्रेडिट क्रिएशन, तीसरा बोल रहा है एजेंसी फंक्शन, या वो चौथा ऑल ऑफ दीज, बताओ।
देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही काम है कमर्शियल बैंक के। एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन भी, लोन देके क्रेडिट क्रिएशन करता है, एजेंसी की तरह काम करता है ये लोगों के लिए। तो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। नेक्स्ट, दी द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, बोला सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा सकता है, लेकिन कैसे बढ़ा सकता है ये बताओ। ये क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था मैंने आपको। रेजिंग, ये देखो यहाँ आई आएगा, रेजिंग रेपो रेट बढ़ाकर, रेजिंग रिजर्व रेपो रेट, या फिर बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में और देख के आइए, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिससे क्या होगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज, बोला है कि परमिशन देना किसके लिए, विड्रॉ की परमिशन, और वो भी कैसी परमिशन की, जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो, उसको क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, लोन कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ आंसर फटाफट से। बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो आर्ट्स वालों के लिए फिर भी, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए बहुत आसान है। मैंने तो 11th क्लास में सीख लिया था ये। इसे नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं। अब नेगेटिव बैलेंस से तो अंदाजा हो जाना चाहिए आपको आंसर का। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ओवरड्राफ्ट। जब आपके अकाउंट में जितना पैसा हो उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उसे ओवरड्राफ्ट की कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और आपने 1,20,000 का चेक इशू कर दिया, तो बैंक अगर उसको पास करता है, इसका मतलब बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, बोला जो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है बैंक के अंदर, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1951 में, या 1957 में, बताओ कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपका सीयूटी में आ सकता है, डेट पूछी जा रही है ना, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम है, सीट के लिए आप कंपटीशन करोगे कॉलेज की। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1957 में स्टार्ट किया गया था कि बैंक को मिनिमम रिजर्व बैलेंस रखना होगा। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम किस पे बेस्ड है, पेपर स्टैंडर्ड पे, मेटेलिक स्टैंडर्ड पे, गोल्ड स्टैंडर्ड पे, या क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड पे, बताओ फटाफट से बताओ आंसर। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम किस पे बेस्ड है, देखो क्वेश्चन मिस हो रखा है यहाँ पे, है ना। जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वो बेस्ड है आपका किस पे, पेपर स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी करेंसीज यूज होती हैं, पेपर मनी यूज होती है ना हमारे यहाँ। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ, अच्छा क्वेश्चन गिवन नहीं, ये आपका सीरियल नंबर चेंज नहीं है, यहाँ पे आपका आना चाहिए 1 और यहाँ आना चाहिए 2, जो कि सही है। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड, बोल रहा है एक रेशियो कंफर्म है डिपॉजिट का
ठीक है, जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, या फिर लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, बताओ। The ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with RBI is called, जो पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला बोल रहा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, दूसरा बोल रहा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा बोल रहा है करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, चौथा बोल रहा है ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट। बताओ क्या आएगा राइट आंसर। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, देखो राइट आंसर है इसका कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट का पैसा और करंट अकाउंट के पैसे को इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, बोला बार्टर सिस्टम की नेसेसरी कंडीशन क्या थी, पहला बोला लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, या ऑल ऑफ अबव, बताओ। कि जिनके बिना बार्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता था। देखो करेक्ट आंसर, देखो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। ये जितने भी गिवन है कंडीशन, तीनों कंडीशन चाहिए थे बार्टर सिस्टम के लिए। बार्टर सिस्टम में जब हम गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करते थे। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवेल्यूशन, यानी कि मनी कैसे कैसे डेवलप हुआ है ना, तो उसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपको बताना है कि कमोडिटी मनी आई पहले, फिर पेपर मनी आई, फिर मेटल मनी आई, कमोडिटी मनी आई, मेटल मनी आई, पेपर मनी आई, तो ऐसे बताना है आपको इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, बताओ। मनी तो सारी आई है लेकिन सीक्वेंस कौन सा है, पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, और लास्ट में कौन सी आई। देखो राइट आंसर, जो राइट आंसर है वो है आपका, सबसे पहले आई कमोडिटी मनी, जब हम गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करते थे, फिर मेटल मनी कॉइन्स वगैरह, फिर आई पेपर मनी जो हम नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर आपकी क्रेडिट मनी आई, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं। यह आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। और अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो श्योर आपको डाउट आते होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एक पेन और पेपर लीजिए, सारे डाउट एक जगह लिख लीजिए, उन डाउट को आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर एक आस्क माई क्वेश्चन कॉलम आपको शो होगा, उसके अंदर जाके अपने डाउट्स पूछिए, आपके सारे डाउट बताए जाएंगे और उन डाउट के बदले आप अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड, जिसमें कॉइन भी अर्न कर सकते हैं। और हम जो आपके एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं 100% फ्री, आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और हमारी एक मुहिम है कि हम हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, और सिर्फ ना पढ़ाएं, हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ के साथ करवाएंगे। और अगर आप हमसे हमारे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। मैं आपसे अभी कनेक्ट ही हूँ, ठीक है, टेलीग्राम और लिंक्डइन। अब इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे हमारे डोमेन नेम muft.shiksha सर्च कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुफ्त एजुकेशन ले सकते हैं।
मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या बना रहूंगा आपके साथ एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ, एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद और आने वाले न्यू एकेडमिक ईयर में भी। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए। खुद को और अपने घर वालों को मौसम से बचा के रखिए।